बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। दूसरी जानिब शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के केस में 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा अदालत ने तलब कर लिया है। इसके अलावा PTI के रहनुमा गुलाम सरवर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का आज ऐलान किया। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फौजी अदालतों में सिविल केसेस के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फाइजीसा साहब ने इस केस से अलहदगी का ऐलान किया और 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं। 2 अहम डेवलपमेंट्स है दिन भर की, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जी बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। और एक तो उसमें से जैसे आज दिन का आगाज़ हुआ और 9 रुकनी बेंच, पहले लार्जर बेंच जिसका कल शाम को जिसका ऐलान हुआ था, और वो ये था कि क्या जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है कि नहीं। तो आज फिर उसकी सारा दिन हमें पता है कि उसमें क्या हुआ। कल 9:30 बजे तक उसकी समाअत मुलतवी हुई। उसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने जो है ये कहा कि हाँ बैठने से उन्होंने कहा कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसके ऊपर स्टे है और ना उसका फैसला एक तरफ है ना उसका फैसला दूसरी तरफ है। तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो हम उसमें बैठ नहीं सकते। उन्होंने वजाहत भी की कि हम अपने बेंच से अलग नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका फैसला पहले आ जाए ताकि हमें पता चले कि क्या जो ये सुमोटो 184(3) ये क्या चीफ जस्टिस बना सकते हैं या ये इख्तियार जो है ये 3 सीनियर जज जो हैं उनके पास इख्तियार है। तो बेंच बहरहाल टूट गया, 9 रुकनी बेंच टूट गया। 2 मौजूद जज साहिबान उसमें से उठ के चले गए और उन्होंने वजूहत बताई कि जी हम इसमें से अपने आप को अलग नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको सुनना इसलिए नहीं चाहते कि हम चाहते हैं पहले उसका फैसला आ जाए, या उसको मुस्तरद कर दें या उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो चूँकि स्टे है इसलिए हम नहीं बैठ सकते। उसके बाद फिर 7 रुकनी बैठा बेंच और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, और उसने फिर 4 पिटीशंस वहाँ पे हैं। एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, एक जो है वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की, और एक जो है लतीफ़ खोसा साहब जो कि एतजाज़ एहसन साहब की वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, अदालत में पैरवी कर रहे हैं, और एक जो है वो आम शहरियों की तरफ से जो कि फैसल सिद्दीकी साहब जो है, बड़ा नाम है हमारे आइन और कानून का। तो ये 4 जो है वो पिटीशंस। अब इसमें फिर उसके बाद दलाइल हुए, वो भी हमें इल्म है। दूसरा एक बात उसमें बड़ी दिलचस्प है कि जब दूसरा बेंच बैठा, यानी पहले बेंच में तो फाइज ईसा साहब ने और तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो है हम इस वजह से नहीं बैठ रहे क्योंकि ये हमें नहीं, उसका फैसला आना चाहिए, क्योंकि फैसला उसका नहीं है हमारे सामने, तो इसलिए हम नहीं बैठ रहे। वो जो बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और जिसमें कहा गया कि ये सुमोटो पे इस तरह से बैठा करेगा, बेंच इस तरह से बैठा करेगा लेकिन उसके बाद जब 7 रुकनी बेंच बैठा आके उन 2 जज साहिबान के बगैर, तो वहाँ पर उन्होंने बेंच ने पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं हमारे ऊपर, हम कार्रवाई शुरू करें। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं, अब एक जो बात है ना बड़ी जो मुसलसल देखने में आ रही है, देखें जो बात होती है, अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी धीमे हैं, वो भी बड़ा यानी बात करते हैं वज़ीर कानून, लेकिन एक इरफान कादिर साहब नुक्ता उठाते हैं बड़ा सीधा टू द पॉइंट, जो कि हुकूमत में मौजूद हैं, हुकूमत की लीगल टीम खुल के बात करते हैं। इरफान कादिर साहब जो वो बात करते हैं, वो बात अटॉर्नी जनरल नहीं करते।
मतलब वो जैसे इरफान कादरी साहब कहते हैं कि मेरा तो कहना है कि अटॉर्नी जनरल को नहीं जाना चाहिए वहाँ, लेकिन मसला ये कि अटॉर्नी जनरल वहाँ होते भी हैं और वो जब मुझसे पूछा जाता है आपको इतराज़ तो नहीं है इस बेंच पे, वो कहते हैं कोई इतराज़ नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल जो है, अब ये कुछ अजीब सा एक मामला है कि वो जो इरफान कादरी साहब है वो कहते हैं मैं अगर अटॉर्नी जनरल तो कभी भी ना जाऊँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल वहाँ जाके कहते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, तो ये एक अजीब एक जाहिर है कि वो भी एक ज़बरदस्त शरीफ नफ्स शख्स हैं अटॉर्नी जनरल साहब। तो वो जो है वो अच्छा वो फिर वो यहाँ पे जब तकरीर होती है तो ख्वाजा आसिफ सब कुछ और बोल रहे होते हैं, वो कुछ और हो रहा होता है, अदालत में कुछ और होता है, फैसला वहाँ पे उसके में एक जो है ना खिचड़ी सी पकी हुई है। लेकिन इसमें जो बात मेरे ख्याल से सबसे अहम बात, इसमें दो बातें बहुत अहम आज सामने आई हैं जो कि कल जिनकी यकीनन हमें इल्म होगा। पहली बात तो ये कि ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है, एक मरहले पे तो एक जज साहब, मोहतरम जज साहब ने उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो सिविलियन अदालतें हैं उनमें इतनी सख्त सज़ाएँ हैं कि आम लोगों से पूछें अगर कि तुम्हें फ़ौजी अदालत से सज़ा लेनी है या सिविलियन, तो अक्सरियत जो है वो अजब जवाब दे, इस तरह का कोई उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो कल बहरहाल ये तय होगा। और दूसरी जो बात है, देखिए मैं एक मजमूई आपको पिक्चर बताऊं, मजमूई जो अदालतों के हवाले से और इस वक्त जो ये 9 मई के बाद की सूरत हाल है। पहली बात तो यह है कि 9 मई के साथ जो है वो अब और मुख्तलिफ मामला भी ऐड हो गए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे परवेज़ इलाही साहब जो गिरफ़्तार हैं और उनकी ज़मानत नहीं हो रही, तो वो 9 मई पे नहीं है बल्कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ाम वगैरह आयद हो। अच्छा, तो अब इसमें मामला ये है कि और बहुत से जो लोग हैं अभी तक वो सिविलियन अदालतों में ही हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी ज़मानतें नहीं हो रही। आज खतीजा शाह साहिबा और बाकी जो ख़वातीन, उनकी आलिया हमजा शाह साहिबा और बाकी जो हैं उनकी भी ज़मानतें आज जो है वो मुस्तरद हो गई और वो भी उनको भी भेज दिया गया दोबारा जेल, और इस तरह से बहुत सारे लोग। तो इसमें जो मजमूई पिक्चर है ना, मैं आपको ये बताऊँ, मजमूई एक आप टोटल उसमें देखें, दो ही रास्ते हो सकते हैं ना, दो ही फैसले हमारे सामने आ सकते हैं। या ये आ सकता है कि वो इस पर स्टे दे दें कि ये सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में फ़िलहाल, स्टे का मतलब है कि स्टे, ठीक है, यानी बाद में हम सुनेंगे सबको। ये भी हो सकता है जो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि हमें स्टे, तो आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि हमें स्टे दें, उन्होंने कहा नहीं, हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे पहले। तो ये भी हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद वो स्टे दे दें कुछ अर्से और फिर उसके या ये कि मुस्तरद कर दें या एक्सेप्ट कर लें, मतलब 2-3 रास्ते ही हो सकते हैं इसमें। लेकिन उसके नतीजे में जो मजमूई सूरत हाल है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे वो स्टे दे देते हैं अभी, तो स्टे देने से गिरफ्तारियाँ अपनी जगह पे रहेंगी और ट्रायल तो अभी शुरू नहीं हुए, और वो उस पर आगे जाके दलाइल होंगे अगर फ़र्ज़ करें स्टे हो जाता है। तो ये मामला, तो ये मैंने आपसे कहा ना, ये लंबा मामला, ये लंबा चलने वाला मामला है, और जो इसमें लोग गिरफ्तार हैं उनको किसी किस्म की कोई सहूलत या उनके साथ नरमी हमें नज़र नहीं आ रही अदालतों की तरफ से भी, चाहे वो सिविलियन अदालतें ही हैं। तो मजमूई जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, मेरा ख्याल है। इससे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जज साहबान की मुख्तलिफ राय हैं, दलाए हैं, लेकिन जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम है, और वो ये कि ये जब पूछा गया लतीफ़ खोसा साहब से कि बताइए कितने लोग हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं या जो उठाए गए 9 मई के बाद, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हमें बताया नहीं जा रहा, हमारे पास तादाद नहीं। तो फिर अदालत ने कल तफसील मंगवाई कि कितने लोग गिरफ़्तार हैं, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कहाँ पे हैं, कैसे क्या। तो वो बहरहाल हमारे सामने एक फ़िगर आएगी कल कि जी इतने लोग गिरफ़्तार हैं, उन पे इल्ज़ाम क्या है, मतलब ये भी तो पता चले ना इल्ज़ाम क्या है, किस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया है, क्या हुआ है। तो ये कल तफसील सामने आएगी। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि एक तो हमें पता है बिल्कुल कि फ़ाइज़ ईसा साहब का एक नुक्ता नज़र है, बंदियाल साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है, मुख्तलिफ हवालों से उनमें मैं तकसीम नहीं कहूँगा, बस मैं कहूँगा इख्तलाफात हैं, और चाहे जो भी उसको कहें, हम तो हमेशा बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बात करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि जो मजमूई सूरत हाल है ना, देखें अभी तक फ़ौजी अदालतों ने तो नहीं काम शुरू किया ना, अभी तो ट्रायल, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मजमूई सूरत हाल देखें तो 9 मई के वाक़े में जो मुलव्विस लोग हैं उनको किसी किस्म की छूट नहीं मिल रही।
किसी किस्म की उनको आज़ादी नहीं मिल रही, चाहे वो सिविलियन कोर्ट, अभी तो खैर अदालतों में उनकी जमानतें और वही हैं, अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ, लेकिन उनका ट्रायल भी शायद जेल के अंदर ही हो। यानी अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी होती हैं, फ़र्ज़ करें फ़ौजी अदालतें नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें होती हैं, तो जो ATC कोर्ट्स हैं, तो वो भी शायद जेलों के अंदर ही उनका ट्रायल हो, उनको बाहर ना लाया जाए। यानी बाहर से मुराद ये कि जैसे होता है ना कि 14 दिन बाद नहीं, हाँ 14 दिन बाद पेश किया जा रहा है, उनको लाए, जो जज हैं खुद वो जेलों के अंदर ही बैठ के उनका ट्रायल करें। इस बात के भी इम्कानात हैं, यानी कोई सख्ती जो है वो उसमें कमी हमें नज़र नहीं आती किसी भी सूरत, फैसला जो भी हो सुबह या कल या परसों या जब भी होना है। क्योंकि आज ये जैसे साहबा ने ये भी कहा कि हम इसको सुनेंगे और जल्द हम चाहेंगे कि इस केस को निपटा के आगे बढ़ें, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इंसानी हकूक़ का भी मसला है इसमें, और इसमें यह भी है कि कोई गुनाहगार जो है बच के ना निकल जाए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बेगुनाह उसमें रगड़े में ना आ जाए। और ये 9 मई का वाक़या ज़ाहिर है, इसको ना कोई भूलेगा, ना किसी को भूलना चाहिए, ना हमें चाहिए कि हम बतौर कौम इसको भूलें कि क्या हुआ है मामला। लेकिन इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कल पता तो चलेगा ना कि उसमें कितने लोग हैं, कितने, मतलब एक डाटा अदालत में पेश होगा और सुबह 9:30 बजे इसकी समाअत होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि इससे कतई नज़र कि क्या होता है, स्टे होता है नहीं होता, जो 2-3 ऑप्शंस हैं, जो गिरफ्त है ना कानून की वो सख्त से सख्त तर होती है, आपको नजर आएगी आने वाले दिनों में, सख्त से सख्त तर, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में जो ये अरेंजमेंट है, हुक्मरान अरेंजमेंट, ये अपने आखिरी दिनों के अंदर जो है ये लड़कता फड़कता, अजीब घिसटता पिसटता आगे जा रहा है। कैसे जा रहा है ये बस इन अजीब सा ही एक है सिलसिला। मतलब है कि बजाय ये कि ये जाते जाते कोई एक आध कोई छक्का चौका मार जाए अवाम के लिए, तो इनको ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो मतलब है कि फ़ौजी अदालतों में ज़्यादा दिलचस्पी, और इनको इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, अवाम को अवाम के लिए कुछ करने से ज़्यादा इनको इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि 24-48 घंटों में बहुत सारे लोगों को फांसियाँ लग जाएँ, तो वो ये लग जाए तो ये खुश, मतलब ये कामयाबी हो जाएगी। हालांकि इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। सियासत में और जो अकाबरीन होते हैं रियासत के, वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। अदालतें, कानून अपना रास्ता ले रहा है, मगर ये जो क्योंकि देखें इशू क्या है इस वक्त, इशू है मईशत, और इशू ये है कि लोड शेडिंग, और इशू ये है कि 10-12 घंटे बिजली बंद है। इशू ये है कि IMF के साथ मामलात नहीं हो रहे। वहाँ पर जो पेरिस में भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी कोई बात नहीं बनी, और बल्कि बात अजब हो गई है। एक अजीब सी बात है कि अब IMF हमसे ये, मतलब IMF हमसे बड़ी अजीब सवाल कर रही है। वो कह रही है, अच्छा अब ये बताएं, फ़र्ज़ करें हमारे साथ आपको मुआहदा नहीं हुआ तो आपकी पॉलिसी फिर क्या होगी। मतलब वो ये नहीं, वो ये अब हमें नहीं कह रहे कि ये टैक्स लगाएं, ये रिफॉर्म्स करें, ये आप बाहर से जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनसे आप हमें रिटर्न में, वो कह रहे हैं कि अच्छा फ़र्ज़ करें हम आपके साथ हमारा मुआहदा ख़त्म हो गया तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या, हमें उस अपने यानी हमारे बगैर अपने ऑप्शंस बताएं। यानी अजीब एक मामला है कि वो उन्होंने बिल्कुल ही लगता है कि उनका जो, इसीलिए वो इसाक डार साहब नाराज़ हो गए। वो मानना किसी और को था, लगता है किसी और को गया, तो वो जो है वो सहाफ़ी के ऊपर गुस्सा खा गए। तो बात ही है कि जब गुस्सा आता है तो उसकी तो फिर अपनी एक वजूहात होती हैं ना। इसाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की है मईशत पे, और शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क की मईशत को यहाँ तक लाए हैं वो। तो यहाँ तक जब लाए हैं, मसला ये है कि वो अब वो मतलब कोई एक शख्स भी उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, सवाए शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि उनकी जो तारीफ़ नहीं करेगा वो उसकी मुस्लिम लीग नून में जगह नहीं है। मतलब ये जो बयानिया आया उसके ऊपर बस सब वहाँ मौजूद मेरे ख्याल से लोग भी सर धुन रहे होंगे अपना कि ये क्या बात है। तो डार साहब गुस्से में, डार साहब ने मेहनत की, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन वो कुछ ऐसी गड़बड़ है, कुछ जियो पोलिटिकल, कोई पता नहीं खुदा जाने क्या, जिसमें अमेरिका चाइना एक साथ हैं, जिसमें मतलब कुछ अजीब सा कुछ मामला है, उसमें अरब ममालिक भी उनके साथ हैं, कुछ वो इधर भी साथ है, एक गड़मट है। तो ये तो है ना इनका शॉर्ट टर्म मामला। जो लॉन्ग टर्म रियासत के मामलात हैं वो ठीक हैं, और वो हैं जो काउंसिल बनी है।
ठीक है ना, जो काउंसिल बनी है जी, फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो उसमें हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इधर उधर, वो उस पर नज़र रखें और वो आगे किस तरह एक्सपेंड होता है प्लान, क्योंकि वो 2035 2040 वो लॉन्ग टर्म प्लान है। जैसे सऊदी अरेबिया है ना 2030 उनके किसी का प्लान है, किसी का 2045, तो चाइना, तो जो 10 12 15 साल का प्लान है पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक, वो उसमें से निकलेगा जो जितना मैं समझ रहा हूँ। उसमें ये चटक पटक इधर उधर करते करते इधर जो है ना हमसे हुआ हमसे नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वो ख़त्म हुआ मामला, क्या था वो चेयरमैन सेनेट की जो मरात और वो सारा कितना अफसोसनाक था, लेकिन उसके बाद आप देखें पीपल्स पार्टी ने एक बात की, उन्होंने कहा हम अलग हो रहे हैं और हमसे जो है वो बिल्कुल, और ये सैलाब 25 अरब रुपए उनको लौट हो गया। अभी सैलाब कब आया था, ये सैलाब को आए कितना अरसा हो गया, और सैलाब से जो मुतासरा लोग थे उन पे क्या गुजरी और कहाँ हैं, लेकिन अगले बजट के लिए उनके लिए 25 अरब ले गए। अच्छा, अगर मैंने पूछा एक हुकूमत के यहाँ मुस्लिम लीग नून के एक दो लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार 25 अरब रुपए आपने अलॉट कर दिया उनको, कहते डॉक्टर साहब कहना पड़ता है वो अलग हो जाते हैं। नहीं, मैंने कहा अभी तो आप लोग इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कह रहे नहीं वो थोड़े दिन है ना, तो हम नहीं चाहते थे कि वो अलग हो जाए। मतलब मैंने कहा भाई एक मिनट, इसमें कोई बात तो करते हैं आप लोग, मतलब वो 25 की, अच्छा वो पीपल्स पार्टी वाले उसे बात हुई, वो कहते हैं हमने तो 25 कह दिया, हम तो 65 मांग लेते तो 65 भी दे देते। अच्छा, मैंने कहा पैसा तो है नहीं, ये सैलाब आके वो लोग पता नहीं कहाँ बसे हुए हैं, क्या उनके घरों पे गुजरी, क्या जो 25 अरब अगले बजट। तो मैंने कहा यार ये तो पैसे तो है नहीं, तो ये 25 अरब रुपया एक तकरीर पे बिलावल साहब ने तकरीर की 25 अरब निकाल के दे दिया, तो पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा पैसे तो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन मसला ये है कि एक हम मांगते तो रहेंगे ना आगे इनसे कि आप हमें मतलब 25 नहीं तो 5 अरब 2 अरब 4 अरब 10 अरब कुछ ना कुछ तो लेते। अजीब बात है, तो सैलाब आके तो लोग, वो तो डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हुआ है IMF में, वहाँ पर जो मीटिंग हुई है, तो ये अचानक कहीं से सैलाब फंड आया और वो 25 अरब रुपए इन्होंने कमिट किए और वो चले गए। हालांकि इस वक्त आप देखें किस कदर मुल्क के अंदर इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो बहरहाल ये है कि ये अब कल वहाँ पे मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से, और मैंने आपसे कहा कि फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है कि इस पूरे अरेंजमेंट को, इस जहाँ पर एक मसला कभी कोई उधर से कहता है, कभी कोई उधर से कहता है, कभी कोई इधर से बात उधर से बात, आगे पीछे कोई बात, तो कैसे और कब, महीना 2 महीने आगे कैसे और किस तरह से अलायंस होगा। इसी हफ्ते शायद हमने सुना है कि ईद से पहले शायद कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई ऐलान करे बड़ा मंशूर, या उसमें लोग शामिल हों, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल आराम से सुकून से बैठी हुई जो बात की, तो वही देख रहे हैं कि जी ये पूरी जो पिक्चर है, इसमें पूरी पिक्चर में ये सारा का सारा जो माशी मसला है IMF के साथ वो हल नहीं हो पा रहा, और उल्टा IMF पूछ रहा है कि अच्छा ये बताएं कि अगर हमारे साथ आपके मामला ख़राब हो गए तो फिर आपके पास और क्या रास्ता है हमारे अलावा, तो ये सवाल पूछ रहे हैं वो बात ही नहीं कर रहे अभी किसी डील की, वो कह रहे हैं हमारे अलावा आपके पास मतलब ये ऐसे ही है ना कि कोई बंदा जाके कहे कि जी डॉक्टर के पास के मेरी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर आगे से कहे अच्छा ये बताओ कि तुम मरोगे अगर मैं इलाज ना करूं तो फिर क्या होगा। नहीं मतलब है कि वो बहुत ही पुट्ठा सवाल करे, मैं अब TV पे नहीं कहना चाह रहा, मतलब बहुत ही कोई अजीब सी बात जो है। बहरहाल तो ये एक सियासी जो है ना यहाँ पे मामला चल रहा है, और मैंने आपसे कहा कि इसमें इनको इससे ये नहीं निकलते, तो ये अपनी, मुझे नहीं पता ये किस तरह से इलेक्शंस का क्या प्लान है, किस तरह से अलायंसेज होंगे, क्या होगा। गुलाम सरवर साहब तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं डॉक्टर साहब, काफी देर से छोड़े। रह कौन गया है फिलहाल, अभी तो चेयरमैन ही है मुझे लगता है। हमाद अजहर साहब हैं, हाँ हमाद अजहर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, बिल्कुल, और अली मोहम्मद खान साहब हैं, लोग हैं अभी, और यास्मीन राशिद साहब, जो लोग जेलों में हैं वो भी तो है ना, शहरियार आफरीदी साहब, बाकी लोग भी हैं। तो अब लेकिन इस पर देखना ये है ना सारा मसला कि ये आगे इलेक्शंस में, और मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना कि अब ये जैसे मिसाल के तौर पे अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अभी जमानतें, अभी चालान पेश होने हैं, चालान पेश होंगे, फिर उसके बाद मुकदमा शुरू होगा, फिर उसके बाद जो है गवाहान आएंगे, फिर उसके बाद फिर कहीं से सजाएं होंगी, और
और सजाएं होने के बाद वो चैलेंज होंगी, फिर वो एक कोर्ट से, मतलब ज़ाहिर हक होता है। अच्छा, अगर मिलिट्री कोर्ट में भी होगा तो भी पहले उसकी अपील जाएगी आर्मी चीफ के पास, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर सदर के पास जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है पूरा। यहाँ तो ये तो है ना शॉर्ट टर्म, हम सोच रहे हैं कि जी कल क्या होगा परसों का, ये एक तवील, और जब सजा होगी तो फिर नाअहलियतें होंगी सारी। अब उससे पहले वो तोशा खाना भी कहीं साइड पे रह गया, वो दूसरी चीज़ साइड पे रह गई, वो तलबियाँ हो रही हैं ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ शख्सियात की, तो वो अब उसमें कहीं मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि यार ये लंबा ही हो गया, या तो वापस आएँ या तूल पकड़ गया, वो खिचखिच हो गई है ना बहुत ही ज़्यादा। मतलब है कि अब बेजारियत हो गई है लोगों को, यार क्या मुल्क में क्या हाल हुआ है। तो मतलब ना इधर टिक रहा है मामला, ना उधर टिक रहा है मामला, तो पता चले कहाँ जाना है आगे। तो अब एक कोफ्त जिसे कहते हैं ना, फटीग में लोग चले गए हैं, और लोगों को मसले मसाइल लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। IMF भी नहीं हो रहा, अच्छा जी डॉलर का भी कोई सर पैर नहीं पता, बिजली के बिलों का क्या होगा, गैस के बिलों का, लोड शेडिंग का क्या होगा, इतने 85 या 86 होता है 90 लोग हैं, ये क्यों बैठे हैं, कब तक बैठे हैं, क्या हैं इनमें, ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, मतलब एक, और समझे ना बस एक ऐसे ही एक जो है ना एक जगह रुकी हुई है, और वो अब उसके टाइम आ गया है उसके इस यानी इस पूरे सिस्टम, इस अरेंजमेंट के टूटने का भी जो टाइम आ गया है ना, तो एक सिस्टम तो गिर रहा है, उसके साथ ही अरेंजमेंट भी गिर रहा है। और ये अरेंजमेंट किस सूरत में गिरेगा अब ये देखना है, क्योंकि एक दूसरे को कोसते हुए गिरेगा, लड़ते हुए गिरेगा, दोस्ती करते हुए गिरेगा, क्या होगा, ये फैसला है जो अभी आने वाले दिनों में हमने करना है। इत्तेहादी साथ रहते हैं, अलग होते हैं, क्या होता है, किस शक्ल में अलग होते हैं, क्या कोई तहरीक इंसाफ का वोट लेने में कामयाब होता है, नहीं होता, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनमें तेज़ी आपको इसलिए नज़र आ रही है, अभी जो पिछला महीना 1.5 महीना देखें ना आप, कितने तेज़ वाक़यात हुए हैं। ये तेज़ी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपके ऊपर खित्ते के वाक़यात का दबाव है, बाहर की दुनिया का दबाव बहुत ज़्यादा है कि भाई आप क्या रहे हैं इस वक्त, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जहाँ पे तय कर रही है पूरी दुनिया, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखें आज दूसरा रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, कल ज़ाहिर है उन्होंने योगा डे वहाँ पे मनाया जो यूनाइटेड नेशंस में, और ये अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है, ये अच्छी उनका एक सिंबॉलिक, लेकिन अच्छा है कि वो योगा डे और उसमें लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं साथ। उसके बाद वो चले गए वाशिंगटन, और वाशिंगटन में उनकी जो है वो मुलाकातें हुई और खाना वाना खाया उन्होंने साथ सारा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जो अभी तो सुबह उनका इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा हुआ, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, वाइट हाउस में उनका इस्तकबाल हुआ, सब कुछ हुआ। उससे पहले वो उनके दिफाई मुआहदे वगैरह भी साइन हो गए, उस पर भी बात अभी करते हैं। लेकिन असल मतलब कांग्रेस से खिताब होगा, और उसके बाद बस शाम को अशाइये यानी वो डायस्पोरा से मुलाकात वगैरह, उसके बाद एक म्यूजिकल है, और कल उसके बाद कैमला हैरिस के साथ और एंथनी ब्लिंकन से लंच, और उसके बाद वापसी। अच्छा, अब ये इशू ये है कि अब कहानी शुरू होती है, वो कहते हैं नहीं यहां से कहानी शुरू होती है। हाँ। यहां से कहानी, ये कहानी ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कहानी शुरू होती है कि मोदी साहब के इस दौरे के बाद, नोइंग कि अब वो मुआहदे वगैरह हो गए। अब हम इनसे तकरीर का इंतजार है, तकरीर होगी उस पर कल हम बात कर लेंगे, लेकिन जो मुआहदे हुए और जो वापसी उनकी होगी, कहानी उसके बाद शुरू होगी। अच्छा, और पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान किस तरह देख रहा है, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। सऊदी अरब किस तरह देख रहा है, चाइना किस तरह देख रहा है, टर्की किस तरह देख रहा है, रशिया किस तरह देख रहा है, और भारत खुद कैसे देख रहा है, मणिपुर वाले कैसे देख रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं, वाले कैसे, वापस आके बात करेंगे, वापस आके बात। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के बारे में, और आपने कहा कि पाकिस्तान इसको किस तरह से इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, उस सवाल। हाँ, नहीं पूरी दुनिया देख रही है, ये दौरा बड़ा अहम है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। और देखें 3-4 बातें तो अभी हमारे सामने आ गई। एक तो यह है कि एक बड़ी ज़ाहिर है उनकी डील हुई है MQ-19 रिपर ड्रोन्स की, और ये जनरल एटॉमिक्स के साथ हुई है, और ये ड्रोन्स उनको मिलेंगे, और ये जो ड्रोन्स हैं ये
उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये 31 ड्रोन्स गालिबन, पहले ये था कि मतलब 10 या शायद इससे ज़्यादा एयरफोर्स, नेवी और जो उनकी आर्मी का प्लान था, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं 15 शायद नेवी को ज़्यादा दिए जा रहे हैं जो और लेकिन इसमें एक इशू है, ये जो है ये हैं बड़े ज़बरदस्त, बड़े ये जो लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी है और ये बड़े जदीद हैं, ठीक है। ये 27 घंटे परवाज़ कर सकते हैं और ये कोई 25 से 27 हज़ार फुट की बुलंदी पे ये होते हैं। ये पेलोड भी इनका बहुत ज़्यादा है और बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, ये कौन से ड्रोन्स हैं, ये हमें जहन में रखना चाहिए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स, अगर हम सेकंड स्लाइड अपनी दिखा सकें यूनाइटेड स्टेट्स इनकी नेवी की, तो इसी साल ये वो ड्रोन्स हैं जो याद होगा सबको कि रशियन फाइटर्स ने गिरा दिए थे। MQ ड्रोन क्रैशेस इन ब्लैक सी आफ्टर कोलिजन विद रशियन फाइटर। अच्छा, और फिर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये कहा था, जो थर्ड स्लाइड में उनको दिखा रहा हूँ, कि रशियन फाइटर स्ट्राइक्स US अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। यानी ये वही ड्रोन हैं जो MQ रीपर, ठीक है, और ये SU-27 ने गिरा दिए थे इनके। ये मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दिखा रहा हूँ और ये SU-27 एयरक्राफ्ट ने मार के गिरा दिया था रशिया के, ठीक है। MQ-9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अब इसी को आउटलुक इंडिया अगर मैं देखूँ तो इसी को वो ले रहे हैं जनरल एटॉमिक्स से, और MQ-9 रीपर ड्रोन्स ही ले रहे हैं वो। तो ये जो MQ-9 रीपर्स हैं, इसी को फिर अगर मैं एयर एंड स्पेस फोर्सेस को कोट करूं तो ये इसी साल फोर्थ स्लाइड, रशियन मिसाइल डैमेज MQ-9 ओवर सीरिया पर भी US रिवील ये बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ये ड्रोन जो हैं ये अच्छे ड्रोन्स हैं, लेकिन ये वो ड्रोन्स हैं जिनको वो हिट कर रहे हैं और इससे रशिया कहता है हमारे पास से बेहतर है, चाइना कहता है हमारे पास से बेहतर है। तो ये उनमें से एक टाइप है। अच्छा, लेकिन इसमें दूसरी जो बात है, दूसरी बात वो है ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ MOU साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, और वो ये है कि उनके जो इंजन्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन्स, वो इंडिया आएंगे ताकि वो तेजस MK-2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया खुद बना रहा है, उन में वो इंजन्स लगें और फिर वो, यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो जो उनके इंजन्स हैं वो इनके प्लेन्स में लग के और फिर इनके जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा यानी उनको बेहतर हो जाएंगे। ये को प्रोडक्शन जो है, ये को प्रोडक्शन तो फ्रांस ने भी गालिबन ऑफर की हुई थी, ये को प्रोडक्शन तो ऑफर रशिया ने भी की हुई है। तो ये को प्रोडक्शन जो है वो ये $3 बिलियन की डील है। ये $3 बिलियन में ये अमेरिका के साथ इन्होंने ड्रोन्स लिए हैं। जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं वो अलग हैं, और ये दो बड़ी डिफेंस डील्स हैं। अब सवाल इसमें सिर्फ ये है पैदा होता है कि देखें, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना अमेरिका का, वो इस वक्त उसको ख़रीदार नहीं मिल रहा है। अगर हम खुल के बात करें तो एक पूरी इस दुनिया में एक बहुत, जैसे फार्मास्यूटिकल दवाइयों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे एक आप समझे कार्टेल है, ठीक है। ये जब कोविड वगैरह है तो बिलियंस और ट्रिलियंस बनाए लोगों ने उसमें। इसी तरह से आप समझें कि ये जो खुराक है, पानी है, ठीक है। पानी आपको साफ क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे भी एक पूरी दुनिया में लॉबी है कि गंदा पानी हो ताकि लोग बॉटल वाटर ख़रीदें, ठीक है, और ख़रीदें और वो उसी में से पिएँ तो ठीक हो जाए, वरना मतलब पानी को, नलके के पानी को साफ़ नहीं करना, मतलब इसके पीछे भी लॉबी है पूरी वर्ल्ड वाइड। ये बड़े अरबों रुपए का बिजनेस है, ये अरबों डॉलर्स का, या शायद उससे भी ज़्यादा। और अब आ गए हैं उनके कंपेटिटर सामने, ठीक है। फ्रांस आ गया है, जर्मनी आ गया है, रशिया आ गया है, चाइना आ गया है, और कई मुल्क कह रहे हैं कि अच्छा देना है तो दो। टर्की कह रहा है देना तो दो, नहीं देना तो हम तो नहीं, स्वीडन को इजाज़त देंगे आने की, देना है F-35 तो दे दो। सऊदी अरेबिया कह रहा है देने तो दे दो, नहीं देना तो ना दो, हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शन है। MPs जो हैं सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म वलीद, वो फ्रांस में हैं, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है देना है तो दे दो, नहीं देना तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शन यूज़ भी कर रहे हैं और कामयाबी से यूज़ कर रहे हैं।
यूक्रेन की जंग आपके सामने है ना, जो कि रशिया जिसमें माशी तौर पे तो बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है, और चाइना उसमें से मर्ज हो गया बड़ी पावर बन के। अब इशू ये है कि ये तो दो हो गए मामलात। अब आगे के कांग्रेस की स्पीच, और मैं आपको रोज़ ये बात बराए बात नहीं है, ये बात सिर्फ ये है कि वहाँ पर ये बहालत मजबूरी नहीं होता पकड़ के, यानी वो पकड़ के ज़बरदस्ती निकाह करवा दी है। यानी ये कोई पसंद की शादी नहीं है, ये शादी है भी नहीं शायद अमेरिका और भारत की, ये कोई फ्लर्ट है। लेकिन अगर ये कुछ है भी तो वो पकड़ के नहीं होता, वो मोहल्ले के लोगों ने पकड़ के बिठा दिए कि तू बाइडेन इधर बैठ जा, तू मोदी इधर बैठ जा, और तू बस बैठ के कहो कबूल है कबूल। ये कोई इस किस्म का खेल हुआ है। ये आप आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल आप देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि जी नरेंद्र मोदी इज़ नॉट व्हाट अमेरिका थिंक्स ही इज़। मतलब वहाँ मैंने एक किसी उनके मेन स्ट्रीम मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में, मैं आज तो कोट भी नहीं कर रहा चार, आज इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आप देखें, अगर फॉरेन पॉलिसी को देखें तो वो कह रहा है वाशिंगटन्स पेरिनियल इंडिया फैंटेसी, और फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में देखें इंडिया कॉन्ट्री। मतलब वो इतना नेगेटिव है कि यूएस विजुअल थिंकिंग दैट न्यू दिल्ली ये करेगा, और जनाब इंटॉलरेंस और रिप्रेशन हो गया वहाँ पे। ये आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने, मैं वो सारे अखबार कोट नहीं करना चाह रहा, आगे मूव कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें मतलब ये सारी डील हो गई, ये सारा बैंड बाजा हो गया। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है वॉशिंगटन में इस वक्त, जैसे एक मैंने आपसे कहा ना, एक निकाह से इसको मिसाल दे दें, या वो कहते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की बारात है, बाराती आए हुए हैं, असल मसला कल होगा, इसके बाद वो पहले दिन ही स्यापा पड़ जाता। सास ने बहू का सर फाड़ दिया, उसने उसको मार दिया, चाकू मार दिया नंद ने, अगला असल मसला होगा उसके बाद। ये जो बैंड बाजा हो रहा है ना इसके बाद फड्डा पड़ना है। फड्डा ये पड़ना है कि भाईजान आप ये किसके अगेंस्ट, मतलब ये चाइना को कंटेन करना चाह रहे थे, हाँ क्या उनके उसमें चले गए कि आप जो है वो मतलब इधर भी हैं उधर भी हैं आगे भी हैं पीछे। तो मणिपुर में और मिजोरम में, मैं ये लफ्ज़ बहुत मुताद अंदाज में इस्तेमाल करूँ, आग लगी हुई है, और वहाँ पर लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये छोड़ के वहाँ क्यों चले गए। अच्छा, या तो वापस आके प्रेसिडेंशियल रूल लगाएंगे, लेकिन ये मसला बिगड़ रहा है। जब बिगड़ जाता है ना हाथ से, लोग मणिपुर के अंदर जो ट्राइब, ये ट्राइबल मामला हल नहीं होते बदकिस्मती के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी ट्राइबल जंगों से, इसका कोई हल नहीं है। इसको अगर कोई आप कहें ना कि इसका क्या हल है, शायद किसी के पास भी नहीं है कोई हल, लेकिन एक मामला तो है ना, उसको कोई ना कोई तो उसके ऊपर आपने कोई एक्शन लेना कोई तो कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ। कम से कम सीएम को हटा दें तो कम से कम थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए मामला। लेकिन ये 100 साल या 1000 साल पुराने जो कबाइल की लड़ाई हैं, मैं बिल्कुल उसमें ये नहीं कहूँगा कि जी ऐसे मोदी साहब आए और बटन दबाएं और मसला हल हो जाएगा। जितना मैंने समझने की कोशिश की है, मसला बहुत ख़राब है। वो सेपरेशन की बातें शुरू हो गई हैं। और आज मैं BBC ने आज ये पूरी स्टोरी दी हुई है, BBC ने इस पे लिखा हुआ है, ये 20 स्लाइड है कि fears grow over Indian state on the brink of civil war। ये BBC कह रहा है। मतलब इशू ये सारा कि, और गार्डियन कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर इनवाइट्स ऑपोजिशन फॉर टॉक्स ओवर डायर मणिपुर सिचुएशन। ये दुनिया भर का मीडिया। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में ये तो हो गया ना मामला। फिर आप एक और ध्यान में रखें, ये इलॉन मस्क एक हंगामा बपा हुआ है। एक तो मैंने आपको कल भी बताया था कि उसकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका कंपटीशन चाइना से चल रहा है। दूसरा जो रौला है वो ये है कि इलॉन मस्क मिले मोदी साहब से, उनकी मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन इशू ये है कि इसको रॉयटर्स ने ये स्टोरी दी है, जो 13th हमारी स्लाइड है, बैटल ऑफ द बिलियनियर्स। ये 2 अरबपतियों की लड़ाई है, ठीक है। और ये अरबपति कौन है? इलॉन मस्क और अंबानी। इलॉन मस्क लाना चाहते हैं स्टारलिंक को इंडिया, ठीक है। ये रॉयटर्स की स्टोरी है। और मुकेश अंबानी कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वो स्टॉक, क्योंकि जो उनके जो इंटरनेट की मोनोपोली है वो मुकेश अंबानी के पास है। तो मुकेश अंबानी किसी सूरत में, अंबानी ग्रुप नहीं चाहता, ठीक है, कि वो किसी भी सूरत में आए। पहले ये आ चुके हैं। कमाल की बात ये है कि इलॉन मस्क पहले इंडिया आ चुके हैं और खज्जल ख्वार होकर वापस जा चुके हैं। ये मैं लोगों को ज़रा उनको याद दिला दूं कि वो आए किस तरह से थे। वो आए थे
यहाँ पर 2021-22 में, और उस वक्त अल जजीरा ने 18th न्यूज़ के इलॉन मस्क की स्टार लिंक जो 18th है स्लाइड, हिट्स अ वॉल इन इंडिया, वो जाके दीवार से उन्होंने टक्कर मारी थी इलॉन मस्क ने, क्योंकि उनको लाइसेंस ही नहीं मिला था। और नतीजा क्या निकला था कि फिर आउटलुक हम कोट कर देते हैं 16 स्लाइड, इलॉन मस्क स्टार लिंक इंटरनेट इज स्टिल नॉट अवेलेबल। फिर पता चला कि जी इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा जो 17 स्लाइड है कि मस्क के जो स्पेस एक्स है उससे कहा कि $99 वापस करना शुरू कर दो इंडियंस को जिन्होंने बुकिंग करा ली थी। यानी ये बेचारे इलॉन मस्क वहां से खज्जल ख्वार होकर जा चुके हैं एक दफा, अब ये कह रहे हैं मैंने फिर आना है, अब ये कह रहे हैं मैंने फिर आना है। अच्छा, राइटर्स ने क्या स्टोरी थी 2022 में कि मस्ट बेस स्टारलिंक 14 स्लाइड टू रिफंड प्री ऑर्डर्स इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने कहा इनको वापस भेजो और वापस भेज के इनको पैसे वापस करो, लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस कौन नहीं दे रहा था उनको? मुकेश अंबानी। अब जनाब पहली जो मीटिंग हुई है तो वो क्यों आ रहे हैं? एक तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचें, क्योंकि दुनिया में अब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो चाइना बना रहा है। फिर मंडी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी है। अब तीसरा ये कि स्टारलिंक आ जाए किसी तरह, वो मुकेश ये इन्होंने राइटर्स ने स्टोरी डाल दी, और राइटर्स की जो ये स्टोरी है कि जी ये बिलियनर्स की लड़ाई हो रही है, तो ये बिलियनर्स की इस लड़ाई को फिर सबने उठा लिया। फिर ये तीसरा इनका ये भी ठीक है, आर्टिमिस एकॉर्ड्स, ये जो हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जॉइंस ये ताकि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है नासा का उसमें चला जाए 2024 से। 9th स्लाइड है, व्हाइट हाउस ने कहा ये अच्छा है, इसमें 26 मुल्क हैं और 2024 तक वो स्पेस का मुआहदा हो जाए, ठीक है, इट्स गुड। मतलब लेकिन इसमें इशू सारा ये है। और फिर जो डिनर हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ, उसमें उन्होंने एक हीरा दिया, जिल बाइडेन जो हैं उनको एक हीरा पेश किया मोदी साहब ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो हीरा पेश किया और वो 7.5 कैरेट का हीरा है, लेकिन वो अब ये शुरू हो गए इको फ्रेंडली हीरे आ गए, यानी वो मैन्युफैक्चर्ड हीरा है, वो कानून से निकला हुआ हीरा नहीं है। तो मैन्युफैक्चर्ड हीरा लेकिन बड़ा खूबसूरत, वो जिल बाइडेन को दिया। उन्होंने साथ ही किताब पेश की अपनी जो यूपनिषद, और वो उनकी रिलीजन की किताब है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कहते हैं कि 10 जो हैं शुरू के 10 या 12 वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो किताब दी, उसको पहला एडिशन जो 1930 की दिहाई में कहीं प्रिंट हुआ था। तो ये दौरा सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, द डे आफ्टर। तो डे आफ्टर जो है ना, भारत वापस क्या लेके नहीं, आज की जो भी थोड़ी देर में खिताब होगा ना कांग्रेस से, उसके बाद फिर हम भी कल किसी इस किस्म के नतीजे पे पहुंचेंगे। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चाइना का नाम निकला। ठीक है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।